दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर जो है 5 यानी अध्याय 5, जिसका नाम है मांग का सिद्धांत। ये है आपका इकोनॉमिक्स का 11th क्लास का चैप्टर यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र हिंदी में से कहते हैं। तो यहाँ पर है इसका 5 चैप्टर है जिसका नाम है मांग का सिद्धांत, यानी मांग का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिमांड क्या होती है। तो देखते हैं यहाँ पर पहली चीज़ है मांग की अवधारणा। हमारे सामने जो है पहला टॉपिक है मांग की अवधारणा। तो मांग की अवधारणा में क्या क्या इसकी अवधारणा है देखते हैं। मांग की मात्रा यानी मांग की मात्रा तथा मांगी गई मात्रा। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हैं, मांग की मात्रा और मांगी गई मात्रा। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए देखने में तो एक जैसे लगते हैं, मांग की मात्रा और मांगी गई मात्रा, क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। लेकिन अब हम देखते हैं इसमें अंतर, समझते हैं क्या अंतर है। इसमें बहुत बड़ा अंतर है और इसको हम समझेंगे। देखिए तो पहली चीज़ क्या है आपके पास जो है इन दोनों में, यहाँ पर देखिए मांग क्या होती है। मांग की मात्रा यानी मांग क्या होती है? मांग से अभिप्राय। सबसे पहले देखते हैं मांग। तो मांग से अभिप्राय एक वस्तु की उन संभव मात्राओं से है जो कोई उपभोक्ता उस वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। यानी मांग का मतलब क्या होता है? मांग का मतलब होता है कि एक वस्तु होती है उन संभव कीमतों की, यानी एक वस्तु की उन संभव मात्राओं से है। मांग की मात्रा क्या होती है? मांग की मात्रा किसे कहते हैं? मांग की मात्रा एक वस्तु की जो है संभव मात्रा से होती है, उन संभव मात्राओं से होती है जो कि उपभोक्ता जो है, कोई उपभोक्ता उस वस्तु को विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। यानी मांग की मात्रा का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है आपके सामने एक वस्तु है। यहाँ पर क्या है? आपके सामने क्या है? एक वस्तु है, यानी आपके पास है वस्तु, ठीक है। आपके पास क्या है? एक वस्तु है और यहाँ पर वस्तु की क्या है? वस्तु की जो है यहाँ पर संभव मात्राएं हैं। संभव जितनी संभव हो सकती हैं उतनी मात्राएं हैं। यहाँ पर कितनी मात्रा में है वस्तु, ठीक है। तो यहाँ पर मांग से अभिप्राय क्या होगा? एक वस्तु की उन संभव मात्राओं से है, यानी एक वस्तु की संभावित मात्रा जितनी है कि यानी उतनी संभावित मात्रा जिसे जो है उपभोक्ता क्या करेगा? उपभोक्ता क्या करेगा? उपभोक्ता जो है अपनी संभव, यानी उपभोक्ता क्या करेगा? अपनी यहाँ पर देखिए संभव कीमतों पर, यानी जो वस्तु है यहाँ पर देखिए इसी वस्तु की संभव मात्रा है, यानी संभावित मात्रा है, और इस संभावित मात्रा में और इस वस्तु की क्या है? कुछ कीमत भी है। तो इस वस्तु की कीमत के आधार पर, यानी संभव कीमत, यानी वस्तु की संभव मात्रा में वस्तु की संभव कीमत के आधार पर जब उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार होता है तो उसे कहते हैं मांग, ठीक है। मांग क्या हो गई? मांग हो गई। मांग से अभिप्राय एक वस्तु के उन संभव मात्राओं से है, यानी वस्तु की संभव मात्राएं जो कोई उपभोक्ता उस वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। तो ये हो गई आपकी मांग। मांग क्या होती है? अब देखिए मांगी गई मात्रा क्या होती है। अब इसमें देखिए अंतर है कि मांगी गई मात्रा क्या है। मांगी गई मात्रा से अभिप्राय वस्तु की उस विशिष्ट मात्रा से है जो कि एक विशिष्ट कीमत पर खरीदी जाती है। तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा अंतर आया है। क्या अंतर आया है? यहाँ पर क्या था? यानी एक उपभोक्ता, यहाँ पर देखिए मांग क्या थी? मांग का अभिप्राय क्या था? एक वस्तु की उन संभव, यानी वस्तु की संभव मात्राएं थी जो कि यानी उसकी वो, यानी एक वस्तु की संभव मात्रा थी जो कि उसकी संभव कीमतों पर खरीदने के लिए एक उपभोक्ता तैयार हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर यानी एक वस्तु की संभव मात्राएं जिसे जो है उपभोक्ता संभव कीमतों पर, यानी ये क्या मतलब है? संभव मात्राएं, यहाँ पर देखिए संभव मात्राएं जिसे एक उपभोक्ता जो है उसकी संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। और लेकिन यहाँ पर देखिए मांग की मात्रा से अभिप्राय क्या होगा? वस्तु की उस मात्रा, यानी एक विशिष्ट मात्रा है, वस्तु की एक विशिष्ट मात्रा जो कि एक विशिष्ट कीमत पर खरीदी गई है, ठीक है। यहाँ पर उपभोक्ता शब्द नहीं आया। मांगी गई मात्रा क्या मतलब होगा? मांगी गई मात्रा से अभिप्राय क्या हुआ? वस्तु की उस विशिष्ट मात्रा से है जो कि एक विशिष्ट कीमत पर खरीदी गई है।
यानी जब एक विशिष्ट कीमत पर यानी वस्तु की विशिष्ट मात्रा को विशिष्ट कीमत पर खरीदा जाता है तो उसे मांगी गई मात्रा कहा जाता है। ठीक है, अब समझ गए होंगे मांगी गई मात्रा क्या होती है और मांग मात्रा क्या होती है, यानी मांग की मात्रा क्या होती है। अब देखते हैं हम यहाँ पर मांग अनुसूची। मांग अनुसूची क्या होती है, देखिए मांग अनुसूची बहुत ही आसान है। मांग अनुसूची क्या हो, वह अनुसूची होती है जो मांग की मात्राओं को प्रदर्शित करती है यानी दिखाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दो प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, बाजार मांग अनुसूची। यानी व्यक्तिगत क्या है, जो व्यक्तिगत मांग अनुसूची जो कि एक बाजार में विशेष क्रेताओं द्वारा खरीदी जाती है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें जो है व्यक्तिगत मांग अनुसूची का मतलब होता है यहाँ पर जो है इसमें एक विशेष क्रेता द्वारा खरीदने के लिए इसकी संभव कीमत दिखाई गई होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बाजार मांग में मतलब बाजार के सभी क्रेता इसे खरीद सकते हैं। इसमें क्या होता है, बाजार के सभी क्रेता इसे खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसमें अंतर हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या हुआ, व्यक्तिगत मांग। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मांग वक्र। अब ये तो समझ गए आप कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या होती है, बाजार मांग अनुसूची क्या होती है। यानी व्यक्तिगत मांग अनुसूची होती है वह अनुसूची है जिसमें या वह तालिका होती है जिसमें जो है ये विभिन्न मांग को दिखाया गया होता है, यानी मांग की मात्राओं को दिखाया गया होता है। और यहाँ बाजार और उसे जो है बाजार में, यहाँ देखिए बाजार में एक विशेष क्रेता द्वारा उसे खरीदा जाता है विशिष्ट समय में। ठीक है, तो ये है। अब देखिए बाजार मांग अनुसूची क्या है, बाजार में सभी क्रेता खरीद सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक विशिष्ट क्रेता खरीदता है। यानी जब एक विशिष्ट क्रेता को खरीदने के लिए व्यक्त किया तालिका बनी होती है मांग की तब उसे हम कहते हैं एक जो है मांग अनुसूची। ठीक है, अब देखिए मांग वक्र तथा इसका ढलान। मांग वक्र समझते हैं क्या होता है, व्यक्तिगत मांग वक्र किसे कहते हैं। अब समझते हैं पहले व्यक्तिगत मांग वक्र क्या होता है। मांग वक्र तथा इसका ढलान, तो यानी मांग वक्र और इसका ढलान समझते हैं। मांग वक्र ढलान का मतलब होता है मांग वक्र, यानी मांग वक्र क्या होता है, मांग वक्र मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, मांग वक्र क्या होता है, सबसे पहले मांग वक्र समझते हैं। मांग वक्र क्या होता है, मांग वक्र यानी मांग अनुसूची का, यानी मांग अनुसूची दिखाई गई होती है मांग की मात्रा विभिन्न। देखिए मांग अनुसूची क्या है, मांग वह तालिका होती है जिसमें कि मांग की विभिन्न यानी वस्तु की विभिन्न मात्राओं को प्रदर्शित किया जाता है उनकी विभिन्न कीमतों पर, और जो उनको यानी विशिष्ट क्रेता द्वारा अगर खरीदी गई वो कीमत वो वस्तु तो उसे कहेंगे हम व्यक्तिगत मांग अनुसूची, और अगर वो सभी क्रेताओं द्वारा खरीदी जा सकती है तो उसे बाजार मांग अनुसूची कहेंगे। उसमें देखिए मांग वक्र क्या है, अगर आपको मांग वक्र का मतलब होता है इसका रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण तो इसे मांग वक्र कहेंगे। इसका ढलान भी देखिए, यहाँ पर ढलान का मतलब है यहाँ पर दो, इसका ढलान क्या होता है इस प्रकार, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है वस्तु की मांगी गई मात्रा इसकी अपनी कीमत से किस प्रकार से संबंधित होती है ये हम जानेंगे इसमें। तो मांग अनुसूची क्या है, यहाँ पर देखिए मांग अनुसूची क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर मांग अनुसूची है। अब देखिए हम देखते हैं व्यक्तिगत मांग अनुसूची। व्यक्तिगत मांग वक्र क्या होता है, व्यक्तिगत मांग वक्र को समझते हैं। यहाँ पर परिभाषा के रूप में लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए वह जो वस्तु की विभिन्न मात्राओं को दिखाता है, यानी व्यक्तिगत मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र क्या होता है, वह जो वस्तु की विभिन्न मात्राओं को दिखाता है जो एक विशेष क्रेता द्वारा एक निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें आई हैं यहाँ पर, यानी व्यक्तिगत मांग वक्र क्या होता है, वह होता है जो व्यक्तिगत मांग वक्र वह होता है जो वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर, यहाँ क्या है वस्तु की जो है विभिन्न संभव कीमत है, उसके बाद जो एक विशेष क्रेता द्वारा, यहाँ पर देखिए विशेष क्रेता द्वारा जो है एक निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। यहाँ पर मतलब क्या है, ये कहता है कि वस्तु की विभिन्न मात्राओं को दिखाता है। मांग वक्र क्या होता है, जो कि वस्तु की विभिन्न मात्राओं को दिखाता है। यहाँ पर देखिए मांग वक्र को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए मांग वक्र को समझने की कोशिश करते हैं
मांग वक्र क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए एक वक्र होगा, कुछ इस तरह से वक्र होगा। यहाँ पर क्या है, मांग वक्र, यहाँ पर क्या है, मांग वक्र, यहाँ पर कुछ लिखा होगा, यहाँ पर कुछ लिखा होगा। तो वस्तु की विभिन्न कीमतें होंगी, यानी वस्तु की विभिन्न के, यहाँ पर क्या लिखा होगा, वस्तु की विभिन्न मात्राएं दे रखी होंगी, विभिन्न मात्राएं दे रखी होंगी, जो कि यहाँ पर एक विशिष्ट क्रेता द्वारा खरीदी जा सकती हैं, यानी विशिष्ट क्रेता द्वारा खरीदी जाएंगी। यहाँ पर विभिन्न मात्राएं दे रखी होंगी वस्तु की, तो जो कि एक निश्चित समय पर खरीदी जाएंगी, उनकी कीमत भी एक निश्चित होगी, यानी निश्चित संभव कीमतों पर और निश्चित समय पर वो खरीदी जाती हैं, एक उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाती हैं। और वो ये वक्र क्या करता है, उसकी मांग को दिखाता है। तो उससे क्या मतलब है, व्यक्तिगत मांग वक्र होता है। ठीक है, तो ये हो गया। एक बार और देखते हैं, वह जो वस्तु की विभिन्न मात्राओं को दिखाता है, यानी वस्तु की विभिन्न मात्राओं को दिखा रहा है, जो एक विशेष क्रेता द्वारा एक निश्चित समय में, यानी विशेष क्रेता द्वारा खरीदी जा रही है, निश्चित समय में खरीदी जा रही है, वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्यक्तिगत मांग वक्र। उसके बाद देखते हैं आगे हम क्या क्या देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बाजार मांग वक्र क्या होता है। बाजार मांग वक्र, बाजार मांग वक्र क्या होता है, बाजार मांग वक्र वह मांग वक्र होता है जो वस्तु यानी जो एक वस्तु की उन विभिन्न कीमतों को दिखाता है। यानी बाजार मांग वक्र क्या होता है, एक वह वक्र होता है जो कि एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं को, यानी विभिन्न कीमतों को दिखाता है, यानी कीमतों को दिखाता है। ठीक है, कीमतों को दिखाता है, जिन्हें बाजार के सभी क्रेता एक निश्चित समय पर वस्तु के विभिन्न यहाँ पर जो है विभिन्न कीमत नहीं, विभिन्न मात्रा को दिखाता है। यहाँ पर क्या होगा, मात्रा, यहाँ पर हो जाएगा मात्राओं को दिखाता है, विभिन्न मात्राओं को दिखाता है, विभिन्न मात्राओं को दिखाता है, जिन्हें बाजार के सभी क्रेता एक निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं। बिल्कुल सेम परिभाषा है यहाँ पर व्यक्तिगत मांग वक्र की भांति, यानी व्यक्तिगत मांग वक्र की तरह ही यहाँ पर एक सेम परिभाषा होगी, लेकिन यहाँ पर अंतर इतना है, यहाँ पर एक सभी क्रेता, देखिए यहाँ पर लिखा होगा जिन्हें सभी क्रेता खरीद सकते हैं, और वहाँ पर एक ही यानी विशिष्ट क्रेता द्वारा खरीदी जाती हैं, यानी वहाँ पर एक विशिष्ट क्रेता द्वारा निश्चित समय और निश्चित विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। तो इस प्रकार से होता है। तो उसके बाद देखिए मांग वक्र का ढलान, जब आप मांग वक्र का ढलान निकालेंगे तो माइनस लगाएंगे और इसमें परिवर्तन लगाएंगे, यानी जो है प्राइस में परिवर्तन और मात्रा में परिवर्तन, यानी कीमत में परिवर्तन और मात्रा में परिवर्तन, मांग वक्र का ढलान होगा इस प्रकार से। तो देखिए अब देखते हैं मांग फलन या मांग के निर्धारक तत्व। मांग फलन क्या होता है, मांग के निर्धारक तत्व क्या होते हैं। देखिए मांग फलन किसे कहते हैं वो समझते हैं। देखिए मांग फलन होता क्या है, यानी मांग फलन क्या होता है, सबसे पहले मांग फलन को हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर देखिए मांग के निर्धारक तत्व भी होते हैं, यह देखिए मांग फलन कहें या आप इसके मांग के निर्धारक तत्व कह सकते हैं। यानी जो मांग होती है, मांग फलन कहते कैसे हैं, जो मांग फलन क्या होता है, जैसे कि आप मांग हो, यहाँ पर देखिए मार्केट है, यानी मार्केट है, वहाँ पर किसी वस्तु की डिमांड चल रही है, यानी मांग चल रही है, तो यानी उसकी डिमांड ज़्यादा है, मांग ज़्यादा है। ठीक है, तो उस मांग को निर्धारित करने वाला जो तत्व होता है उसे कहते हैं फलन, मांग का फलन। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, मांग का फलन कहेंगे। ठीक है, तो मांग का फलन कैसे निकालेंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए गेहूं की आटा, यानी गेहूं की जो है डिमांड मांग ज़्यादा है, तो उसकी मांग को निर्धारित करने वाले तत्व को मांग फलन कहा जाता है। तो समझ गए होंगे कि मांग फलन क्या होता है। मांग फलन का निर्धारक तत्व क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो व्यक्तिगत मांग फलन क्या होते हैं देखिए, लेकिन अगर यहाँ व्यक्तिगत बात करें तो देखिए dx मांग फलन मतलब फंक्शन में, यानी f में क्या होगा, px प्राइस, कीमत वस्तु की। यहाँ पर देखिए वस्तु, यहाँ पर क्या होता है, dx का मतलब होता है वस्तु x की मांगी गई मात्रा। यानी एक व्यक्ति है, विशेष व्यक्ति है, वो क्या करता है, वस्तु x की मात्रा को मांगता है, यानी वस्तु x की मांगी गई मात्रा होगी dx। उसके बाद देखिए px क्या है, वस्तु x की अपनी कीमत,
यानी वस्तु x की ये कीमत है, उसके बाद वस्तु x की कीमत होगी, संबंधित वस्तु की कीमत PR जो है वो संबंधित वस्तु की कीमत है, y जो है क्या है आपका, y देखिए उपभोक्ता की आय है, y क्या होती है, उपभोक्ता की आय होती है। उसके बाद t देखिए उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता की रुचि को t कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए e उपभोक्ता की संभावनाएं, यानी उपभोक्ता की संभावनाएं e उपभोक्ता की संभावनाएं। तो यहाँ पर जो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, निर्धारक तत्व हैं ये मांग के, यानी ये मांग को प्रभावित करते हैं। कैसे, वस्तु की x की मांगी गई मात्रा, देखिए अगर मात्रा को ज़्यादा मांगा जाएगा तो मांग ज़्यादा होगी, कम मांगेंगे तो मांग कम होगी। उसी प्रकार से यहाँ पर अपनी कीमत, अगर वस्तु की कीमत ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी तो उपभोक्ता क्या है, उसे कम मात्रा में खरीदेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि उनका ज़्यादा मात्रा में धन खर्च हो, तो इसीलिए वो कम मात्रा में खरीदेंगे। और वस्तु की कीमत गिर जाएगी तो वो ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे, तो ये क्या करेगा, कीमत उसको निर्धारित करेगी, निर्धारक तत्व बन गई। उसके बाद वस्तु की कीमत हो गई, ठीक है, वस्तु की अपनी कीमत एंड क्या है, संबंधित वस्तु की कीमत। जैसे मानते हैं ना, यानी देखते हैं ना हम, दो कंपनियां चल रही हैं, संबंधित वस्तु की कीमत देखिए, दो वस्तुएं यहाँ पर देखिए, दो कंपनियां चल रही हैं, यहाँ पर क्या है, दो कंपनियां चल रही हैं, ये भी अपना उत्पाद बनाते हैं, ये भी अपना उत्पाद बनाते हैं, तो एक दूसरे को बेचने के लिए क्या करती हैं, ये कंपटीशन करती हैं प्राइस का। जैसे कि ये अगर ये अपना 10 रुपये में बेच रही है तो ये 9 रुपये में बेचना शुरू कर देगी, क्यों, क्योंकि कंपटीशन है, इसीलिए ये ऐसा करेंगी। तो इससे क्या होगा, ये होगा संबंधित वस्तु के, ऐसी वस्तु नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि ये मोटरसाइकिल बना रहे तो ये कार बना रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर अगर ये मोटरसाइकिल बनाती है कंपनी तो ये भी मोटरसाइकिल बना रही होगी, यानी संबंधित वस्तु है, ठीक है, एक दूसरे से संबंधित वस्तु होंगी। और इनमें क्या होगा, अगर इस वस्तु की मात्रा कम हो गई तो इसकी मांग बढ़ जाएगी, यानी कीमत अगर कम कर देंगे तो इसकी मांग बढ़ जाएगी और इसकी कम हो जाएगी, तो संबंधित वस्तु की भी मांग भी क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए चाय और कॉफ़ी है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास चाय और यहाँ पर कॉफ़ी है आपके पास और चाय है, ठीक है। पहली चीज़ आपके पास चाय है और दूसरी चीज़ है आपके पास कॉफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संबंधित वस्तु हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी अगर मान लीजिए चाय महंगी हो गई तो चाय, अगर मान लीजिए कॉफ़ी आप पीते हैं, कॉफ़ी की मात्रा महंगी हो जाती है, यानी कॉफ़ी आपको जो है 60 रुपये में मिलती है, ठीक है, और वहीं पर चाय आपको 40 रुपये में मिल जाती है, तो आप बताइए कौन सा खरीदेंगे, आप चाय को पसंद करेंगे, यानी चाय खरीदेंगे और कॉफ़ी को खरीदेंगे लेकिन कम मात्रा में खरीदेंगे। तो इसकी मात्रा क्या होगी, मांग की मात्रा प्रभावित हो गई। तो यहाँ पर जो है संबंधित वस्तु की कीमत जो है मांग की मात्रा को प्रभावित कर देती है। उसके बाद देखिए आय, उपभोक्ता की आय, अगर उपभोक्ता की आय ज़्यादा है तो वो ज़्यादा वस्तुओं को खरीद पाएगा, इसलिए यह मांग की मात्रा प्रभावित होगी। तो ये क्या है, निर्धारक तत्व है। उसके बाद रुचि देखिए, रुचि क्या होती है, यानी अगर रुचि है तभी तो व्यक्ति खरीदेगा, उपभोक्ता खरीदेगा। उसके बाद ऐसी उपभोक्ता की संभावनाएं, यानी उपभोक्ता की संभावना है, अगर ज़्यादा है संभावित है तो खरीद लेगा, नहीं खरीदेगा तो नहीं खरीदेगा। उसके बाद ये है प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तु क्या होती है, समझते हैं। प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तु, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती है। तो प्रतिस्थापन वस्तु हम यहीं से समझते हैं, प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती है। देखिए ये चाय है, ये कॉफ़ी है, तो मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे की क्या है, प्रतिस्थापन वस्तु हैं। प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती हैं, यहाँ देखिए ये क्या हो गई, ये पूरक वस्तु हो गई। देखिए ये प्रतिस्थापन भी हो सकती हैं और पूरक भी हो सकती हैं। कैसे, मान लीजिए यहाँ पर अगर कॉफ़ी ख़त्म हो रही है, यानी अगर मान लीजिए कॉफ़ी का यानी चाय की उपलब्धता कम हो जाती है, ठीक है, चाय की उपलब्धता कम हो जाती है यानी ख़त्म हो रही है, यानी चाय की उपज नहीं हो पा रही है, तो उसका वहाँ पर क्या करेगी, ये पूरक वस्तु है, ये जो है उसके स्थान पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई पूरक। और यहाँ पर प्रतिस्थापन, यानी एक वस्तु को उसके स्थान से ही हटा दिया जाए तो उसे कहते हैं पूरक वस्तु, और प्रतिस्थापन वस्तु, यानी जो कि एक वस्तु को हटाकर अपना स्थान बना लेती है वो होती है प्रतिस्थापन वस्तु। और पूरक वस्तु क्या होती है कि जैसे अगर मान लीजिए एक वस्तु की कमी आ गई तो उसके स्थान पर आप क्या कर सकते हैं, दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरक मतलब जो है, अगर आपको जो है मान लीजिए यहाँ पर जो है
यहाँ पर क्या है, मान लीजिए आपको यहाँ पर चाय बनानी है, ठीक है, आप क्या है मतलब चाय बनानी है, या मान लीजिए आपके पास चाय है या दूध है, आपके पास चीनी नहीं है, चीनी आपके पास ख़त्म हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, चीनी क्या मतलब आप चीनी नहीं है लेकिन आपके पास क्या है, यहाँ पर मिश्री है, ठीक है, मिश्री, तो आप क्या कर सकते हैं, चीनी के स्थान पर कुछ समय के लिए मिश्री डालकर आप काम चला सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, एक पूरक वस्तु है। लेकिन प्रतिस्थापन वस्तु क्या है, चाय, चाय में अगर हट गई यानी चाय की उपलब्धता कम हो गई तो आप चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी प्रतिस्थापित कर दिया। या मान लेते हैं अगर कीमत कम कर दी, कॉफ़ी की कीमत, चाय की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई और कॉफ़ी सस्ती हो गई, तो आप क्या करेंगे, कॉफ़ी पिएंगे, यानी प्रतिस्थापित हो जाएगी, हट जाएगी वो वस्तु। तो ये होगी प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुएं। और देखिए सामान्य वस्तुएं और घटिया वस्तुएं क्या होती हैं। सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु देखते हैं। सामान्य वस्तुएं वे वस्तु होती हैं जैसे कि सामान्यतः लोग खरीदते हैं, यानी सामान्य उनकी मांग होती है, और ठीक है, तो उपभोक्ता की आय यानी मांग होती है और उपभोक्ता अपनी आय के माध्यम से उन्हें खरीद सकता है आसानी से। घटिया वस्तुएं क्या होती हैं, घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो कि यानी बहुत ही घटिया क्वालिटी की होती हैं, वह ज़्यादा जो है टिकाऊ नहीं होती हैं, कम चलती हैं और उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो कौन खरीदेगा, जब उपभोक्ता की आय कम होती है तब इनको खरीदा जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए मान लीजिए आपके पास उपभोक्ता की आय बहुत कम है, तो वो चाहेगा कि उसे बहुत सारी वस्तुएं खरीदनी है, तो उसे मजबूरन में आकर जो है घटिया वस्तु खरीदनी पड़ेंगी, उसे घटिया वस्तु से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना, जीवन यापन करने के लिए जो है अपनी जीविका चलाने के लिए सारी ज़रूरतों को पूरा भी करना है, तो वो घटिया वस्तुएं लेकर वो अपना काम चलाएगा। तो इस प्रकार से होता है घटिया वस्तुएं, ठीक है, इसे कहते हैं, एक और नाम है निम्न कोटि वस्तुएं। तो दोस्तों देखिए आपका ये हो गया प्रतिस्थापन वस्तु, पूरक वस्तु और सामान्य वस्तु, घटिया वस्तुएं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी फिर बताइए, कमेंट करके बताइए, और आपको अगर कोई समझ चीज़ नहीं आ रही है तो वो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जो है नेक्स्ट पार्ट के साथ।